ये एक आम ट्यूसडे था, या ऐसा लग रहा था, बिजी न्यू हार्टली रेलवे स्टेशन पर। हवा में डीजल, चाय और हजारों जल्दबाजी वाली गुड बाय की खुशबू थी। मैं आरुषि थी, भीड़ में बस एक और चेहरा, अपनी बुक्स को सीने से सीमदाए लोगों के समंदर में से रास्ता बना रही थी। मेरी ट्रेन लेट थी, हमेशा की तरह, जिससे मुझे वर्डों की दुनिया में खो जाने का और जिमिस्डा टाइम मिल गया था। लेकिन किस्मत ने, सीमता है, उस दिन मेरे लिए एक अलग कहानी प्लान की थी। एक तेजी से गुजरते पैसेंजर के अचानक धक्के से मेरी कीमती बुक्स धूल भरे प्लेटफॉर्म पर गिर गईं। वे गिरे हुए पत्तों की तरह बिखर गईं, उनके पेज केओटिक हवा में फड़फड़ाने सीमड़े। ये प्योर फ्रस्ट्रेशन का मोमेंट था, मेरी अदरवाइज ऑर्डरली लाइफ में एक छोटी सी डिजास्टर। जैसे ही मैं अपने बिखरे हुए खजाने को उठाने के लिए झुकी, एक हाथ ग्रोइंगा, जिसने द 40 रूल्स ऑफ लव की एक कॉपी उठाई। मैंने ऊपर देखा और उसे नोटिस्ड। उसका नाम रोहन था। उसकी एक लवी स्माइल थी जो डिम स्टेशन लाइट्स को भी फीका कर देती थी, और आंखें जिनमें एक जेंटल क्यूरियोसिटी थी। दिस इज अ ग्रेट चॉइस, उसने कहा। उसकी साउंड स्टेशन के शोरगुल के बीच एक शांत मेलोडी थी। उसने मुझे मेरी बाकी बुक्स इकट्ठा करने में हेल्प की। हमारे हाथ कुछ देर के लिए टच हुए। ये मूवीज में फॉलिंग ने वाली इस आक्रोश जैसा नहीं था। ये कुछ शांत था, एक जेंटल वार्मथ जो अजीब तरह से फैमिलियर सीम्डी, जैसे हम पहले कहीं मिले फॉलिंगन, शायद किसी और लाइफ टाइम में। हमें एक रिलेटिवली शांत बेंच मिली। लॉन्गी से सेलिंग ने वाली ट्रेनों की अनाउंसमेंट हमारी बातचीत का बैकग्राउंड स्कोर बन गई। हमने बुक्स के टाइमे में बात की, ऑफ कोर्स। उसने मुरावर्की के सरियलिज्म के टाइमे में बात की, और मैंने क्लासिक पोइट्री के लिए अपना लव शेयर किया। ये एक इजी बातचीत थी, बिना किसी एफर्ट के बहती हुई, जैसे एक नदी समंदर तक अपना रास्ता ढूंढ रही फॉलिंग। हमें पता सेलिंगा कि हम दोनों जयपुर के लिए सेम ट्रेन का वेट कर रहे थे। एक कॉइंसिडेंस जो चांस से कम और यूनिवर्स के एक जेंटल नस जैसा सी मिला। उस दिन लॉन्गी से सेलिंग ने वाली ट्रेन एक गिफ्ट जैसी सी मिली, चोरी के टाइम की एक पॉकेट जिसने एक ब्यूटीफुल कनेक्शन को शुरू फॉलिंग ने दिया। ट्रेन फाइनली आ गई और हमें अपनी सीट्स फाउंडा, जो एक और लक की वजह से सेम कनक रोस्टमेंट में थी। जर्नी और बातचीत, हंसी और ईयरफोन्स शेयर करने से भरी थी, क्योंकि हमने पुराने किशोर कुमार के गाने सुने। उसने मुझे फोटोग्राफी के लिए अपने पैशन के टाइमे में बताया कि उसे कैसे ऐसे मोमेंट्स कैप्चर करना पसंद था जो बिना वर्डों के एक स्टोरी बताते थे। मैंने एक दिन नोवेल राइटिंग ने के अपने सपने के टाइमे में बात की। जैसे ही ट्रेन जयपुर में पहुंची, हमने फोन नंबर्स एक्सचेंज किए, लेकिन जमिसेडा इंपॉर्टेंटली हमने एक प्रॉमिस एक्सचेंज किया, एक प्रॉमिस टच में रहने का। ये एक सिंपल फेयरवेल था, फिर भी ये एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत जैसा सीमडा जिसकी मुझे कभी पता ही नहीं था कि मेरी लाइफ में लेसी थी। उस ट्रेन जर्नी के बाद हमारा कनेक्शन फीका नहीं पड़ा, यह खिल गया। हमने द डेली ब्रू नाम की एक छोटी सी शांत कॉफी शॉप में मिलना शुरू किया, एक ऐसी जगह जहां भुनी हुई बीन्स और पुरानी पेपर बैग बुकों की खुशबू आती थी। यह हमारा सैंक्चुअरी बन गया। रोहन अपना कैडियदा लाता था और मैं अपनी नोटबुक। वह मुझे अपने लेंस से दुनिया दिखाता था। एक बूढ़े आदमी के चेहरे पर हंसी की लकीरें, एक कबूतर का पीछा करता हुआ बच्चा, सूरज की रोशनी का पत्तों से छनकर आने का वे। उसने मुझे सिखाया कि हर तस्वीर एक कहानी कहती है, और ब्यूटीफुलता अक्सर एवरीथिंग से साधारण मोमेंटों में फॉलिंगती है। उसकी पिक्चरें सिर्फ पिक्चरें नहीं थीं, वे प्रकाश और कास्टिया में राइटिंग ही गई कविताएं थीं। हमारी साझा रुचियां वे धागे थीं जिन फॉलिंगन ने हमारे बंधन को और मजबूत किया। हमने घंटों बुकों की दुएरों में बिताए, गलियारों में खो जाते थे, एक दूसरे को अपने पसंदीदा लेखक सुझाते थे। उसने मुझे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की दुनिया से परिचित कराया, और मैंने उसे जगजीत सिंह की गजलों से परिचित कराया। हमारी दोपहरें साझा जुनून की सिम्फनी थीं। हम एक झील के किनारे बैठते थे, वह अपने कैडियाडे के साथ, मैं अपनी डायरी के साथ, दोनों अपने अपने अनोखे तरीकों से एक ही सूर्यास्त को कैद करते थे। उसके क्लिक और मेरी राइटिंग आवट दो अलग अलग भाषाएं थीं जो एक ही बात कह रही थीं। इन दिन का थी, यह पल सुंदर है और मुझे खुशी है कि तुम इसे मेरे साथ साझा करने के लिए यहां फॉलिंग।
फीलिंगात्मक कनेक्शन सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली था। यह भव्य घोषणाओं पर नहीं बल्कि छोटे आरामदायक इशारों पर बना था। यह उस तरीके से था जिससे वह मेरा पसंदीदा हेजलनट लट्टे ऑर्डर करता था बिना मेरे एक शब्द कहे। यह उस तरीके से था जिससे मैं एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी के टाइमे में एक अखबार की क्लिपिंग बचाती थी जिसे मैं जानती थी कि उसे पसंद आएगी। हमने अपनी एक दुनिया बनाई, एक बुलबुला जहां हम एक दूसरे की खामोशियों को उतना ही अंडरस्टैंडते थे जितना हम अपनी बातचीत का आनंद लेते थे। हमारी फ्रेंडी एक सुरक्षित आश्रय थी, एक ऐसी जगह जहां हम दोनों अपने एवरीथिंग से प्रामाणिक रूप में हो सकते थे, बिना किसी जफरोजेंट के डर के। हमारे कनेक्शन में एक अनकही डीपंडी थी, एक भावना जो साधारण फ्रेंडी से कहीं आगे थी। यह एक साझा हंसी के बाद लॉस्टन में देर तक टिकने वाले संपर्क में था। जिस तरह से वह मेरे कान के पीछे एक आवारा बाल को धीरे से ठीक करता था, या जिस तरह से मेरा दिल धड़कना छोड़ देता था जब वह मेरा नाम पुकारता था। हमने इसे कभी लेबल नहीं किया, कभी यह परिभाषित करने की कोशिश नहीं की कि हमारे बीच क्या बढ़ रहा था। हमने इसे बस ऐसे ही रहने दिया। यह एक नाजुक सुंदर चीज थी, जैसे सूरज की ओर पहुंचने वाला एक छोटा पौधा, और हम इसे बस ग्रोइंगते हुए देखकर संतुष्ट थे, साझा सपनों और शांत समझ से नर्चर्ड। एक दिन रोहन ने अनाउंस किया कि उसे 6 महीने के वर्क असाइनमेंट के लिए मुंबई शिफ्ट फॉलिंग ना है। ये न्यूज ऐसी सीमडी जैसे हमारे सनी आफ्टरनून पर अचानक एक बादल छा गया। फॉलिंग हमारी कॉफी शॉप मीटिंग्स या बुक स्टोर एक्सप्लोरेशंस न फॉलिंग ने का थॉट मेरे चेस्ट में एक खाली दर्द छोड़ गया। उसने मेरी सैडनेस को सेंस किया। दिस इजंट अ गुड बाय आरुषि, उसने प्रॉमिस किया। उसकी आंखें सिंसियर थी। इट्स जस्ट अ पॉज। और मेरे पास एक आइडिया है। सेलिंगो एक दूसरे को राइटिंग ते हैं, ईमेल्स या टेक्स्ट नहीं, रियल लेटर्स, द ओल्ड फैशन वे। ये आइडिया रोमांटिक था, ऑलमोस्ट पोएटिक, और ये कितना परफेक्टली अस सीमेदा। ये हमारे कनेक्शन को टेंजिबल रखने का एक तरीका था, कुछ ऐसा जिसे हम अपने हैंड्सों में पकड़ सकें। पहला लेटर उसके जाने के एक हफ्ते बाद आया। ये सिंपल क्रीम कलर्ड पेपर पर राइटिंगा था। उसकी हैंड राइटिंग एक फैमिलियर लेस फर्टिंग साइड थी। उसने मुंबई के केओस के टाइमे में राइटिंगा समंदर जो अनंत तक फैला हुआ सीमितता था, और कैसे उसे हमारे फेवरेट कैफे के शांत कोने याद आते थे। उसने एक छोटी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ भी इंक्लूड की थी जिसमें शाम को एक अकेली बोट चल रही थी। उस लेटर को पकड़ना उसे पकड़े हुए जैसा सीमेडा। मैंने तुरंत जवाब राइटिंगा, अपने डेसों की कहानियों, अपने थॉट्स और उसके बिना शहर कितना कम वाइब्रेंट सीमेंटता था से पेज भर दिए। ये सिर्फ लेस्यूनिकेशन से झमिस्टा था, ये सोल्स का एक्सचेंज था। हमारे लेटर्स एक रिचुअल बन गए, हमारी लाइफ का एक पवित्र पार्ट। हमने सब कुछ शेयर किया। उसने अपने फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स, उसे जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और जिन लोगों से वह मिला, उनके टाइमे में राइटिंगा। मैंने उन बुक्स के टाइमे में राइटिंगा जो मैं पढ़ रही थी, अपनी नोवेल पर प्रोग्रेस और अपनी लाइफ की छोटी डिटेल्स जिन्हें मैं जानती थी कि वह एप्रिशिएट करेगा। हर लेटर एक टाइम कैप्सूल था, हमारी इमोशंस, हमारे सपने और हमारी वल्नरेबिलिटीज को कैप्चर करता हुआ। हमने उन पेजेस पर अपना दिल उंडेल दिया, ऐसी बातें कहीं जो शायद हम पर्सनली कहने में बहुत शर्मीले फॉलिंग थे। हर स्टैम्प्ड वाले एनवेलोप के साथ फिजिकल डिस्टेंस पिघलती हुई सीमती थी। हर वर्ड जो हमने शेयर किया, उसके साथ हमारा बॉन्ड गहरा फॉलिंग ता गया। लेटर्स हमारी सीक्रेट वर्ल्ड थे, उनमें हमारे इनसाइड जोक्स, हमारी शेयर की हुई मेमोरीज और हमारी अनकही फीलिंग्स थीं। उसके लेटर्स अक्सर वेटिंग फॉर योर वर्ड्स के साथ खत्म फॉलिंगते थे, और मेरे एंटिल द नेक्स्ट स्टोरी के साथ। इस एक्सचेंज में एक इंटीमेसी थी जिसे कोई डिजिटल मैसेज कभी रिप्लिकेट नहीं कर सकता था। यह पोस्टमैन के आने की एंटीसिपेशन थी, एक एनवेलप पर उसकी हैंडराइटिंग देखने का थ्रिल, और अकेलेपन में उसके थॉट्स को रीडिंग ने की शांत खुशी थी। इन इंकर्ड कन्वर्सेशंस के थ्रू हमारी फ्रेंडी कुछ गहरे में बदल रही थी। एक लव स्टोरी जो एक एक लेटर करके राइटिंग ही जा रही थी, फॉलिंग पर से सील की हुई और सिटियों के पार भेजी हुई। 3 महीनों तक
लेटर्स मेरे जीवन में एक निरंतर भरोसामंद लय थे। हर हफ्ते रोहन का एक टुकड़ा मेरे मेल बॉक्स में आता था, एक आश्वस्त करने वाली उपस्थिति जो दूरी को सहनीय बनाती थी। फिर एक हफ्ते लेटर नहीं आया। मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ एक पोस्टल लॉन्गी थी, ऐसी चीजें फॉलिंगती रहती हैं। मैंने धैर्यपूर्वक इंतजार किया, हर दिन मेल बॉक्स को ग्रोइंग ती रेस्टलेसी के साथ एग्जामिनती रही। अगला हफ्ता बीत गया और फिर एक और। मेल बॉक्स हठपूर्वक खाली रहा। उसके बाद की चुप्पी सिर्फ लेटर्स की अनुपस्थिति नहीं थी, यह एक बहरा कर देने वाली एम्प्टीपन थी जिसमें सवाल और डर गूंज रहे थे। मेरे दिन एक ही चिंतित अनुष्ठान के इर्द गिर्द घूमने सीम दे वेटेड। मैं पोस्टमैन की साइकिल की आवाज पर उछल पड़ती थी। मेरा दिल उम्मीद और डर के मिश्रण से धड़कता था, केवल निराशा से मिलने के लिए। खाली मेल बॉक्स मेरी ग्रोइंग थी चिंता का प्रतीक बन गया। मैंने उसके फोन पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सीधे वॉइसमेल पर सेलिंग आ गया। मैंने मैसेज स्किप्ड। मेरी आवाज चिंता से ट्रेम्बलिंग रही थी, यह पूछते हुए कि क्या वह ठीक था, सिर्फ एक शब्द के लिए विनती करते हुए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह व्यक्ति जिसने मेरे जीवन को इतनी बातचीत और गर्मजोशी से भर दिया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया था, पीछे एक ठंडा सन्नाटा छोड़ गया था। दुनिया जो इतनी जीवंत और कहानियों से भरी लग रही थी, अचानक ग्रे हो गई। कॉफी शॉप में लोनरपन महसूस हुआ। मेरी शेल्फ पर बुकें मुझे अपनी खुशहाल अंत की कहानियों से चिढ़ाती हुई लग रही थीं, और संगीत भी मेरी बेचैन आत्मा को शांत करने में विफल रहा। मैं उसके पुराने लेटर्स को फिर से रीडिंगती थी, सुरागों की तलाश में, कुछ भी गलत फॉलिंगने के किसी भी संकेत के लिए। क्या मैंने कुछ कहा था? क्या वह किसी और से मिला था? क्या वह बस राइटिंग ते थक गया था? मेरा दिमाग आत्मसंदेह और चिंता का युद्ध क्षेत्र बन गया। हर अनुत्तरित सवाल मेरी क्वाइटी को भंग कर रहा था। इंतजार एक अनूठा प्रकार का अत्याचार था, अनिश्चितता का एक लिम्बो। बंद न फॉलिंग ना एवरीथिंग से कठिन हिस्सा था। अगर उसने मुझे बताया फॉलिंग था कि वह स्टॉप ना चाहता है, तो दर्द फॉलिंग था, लेकिन कम से कम मुझे पता फॉलिंग था। यह अचानक अक्लियरीकृत गायब फॉलिंग ना क्रूर सीमदा। यह एक मनोरम किताब रीडिंग ने जैसा था, केवल आखिरी कुछ चैप्टरों को फटा हुआ पाने जैसा। हमने जो खूबसूरत कहानी एक साथ लिख रहे थे, वह अचानक झटके से रुक गई थी। मेरे पास बस उसके लेटर्स का ढेर, उसकी पिक्चरों की एक गैलरी और क्वेश्चंसों से भरा दिल था। चुप्पी सिर्फ खाली नहीं थी, यह अनकहे वर्डों और मेरी अधूरी होपों के बोझ से भारी थी। आंसर्स की अपनी डेस्परेट सर्च में मैं उन चीजों की तरफ लौटी जो उसने पीछे स्किप्ड थी, उसके लेटर्स और उसकी फोटोग्राफ्स। मैंने उन सभी को अपने फ्लोर पर फैला दिया, हमारी शेयर की हुई मेमोरीज का एक मोज़ैक बनाते हुए। जैसे ही मैं मुंबई से भेजी हुई उसकी कुछ फोटोग्राफ्स देख रही थी, मेरी आल ऑस्टन ने कुछ ऐसा देखा जो मैंने पहले नोटिस नहीं किया था। यह एक भीड़ भरे स्ट्रीट मार्केट की तस्वीर थी। बैकग्राउंड में थोड़ी आउट ऑफ फोकस एक आदमी खड़ा था। वह एक कार्ट से थोड़ा छिपा हुआ था, लेकिन वह रोहन के कैडिडे की तरफ सीधे देख रहा था। उसकी प्रेजेंस में कुछ अनसेटलिंग था, एक शैडो जो एक अदरवाइज चीयरफुल फ्रेम में छिपी हुई थी। मैंने इसे एक कोइंसिडेंस मानकर खारिज कर दिया, लाइट का एक ट्रिक। कुछ डेज़ों बाद मेरे लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। यह एक अननोन नंबर था। जब मैंने उठाया तो कुछ देर के लिए सिर्फ स्टैटिक था, उसके बाद एक फीकी डिस्टॉर्टेड व्हिस्पर थी। मैं कोई भी वर्ड नहीं समझ पाई, लेकिन यह एक स्ट्रगल जैसा सीमेदा, हेल्प के लिए एक दबी हुई चीख, इससे पहले कि लाइन डेड हो गई। मेरा खून जम गया। मैंने खुद से कहने की कोशिश की कि यह बस एक रॉन्ग नंबर था, एक प्रैंक कॉल, लेकिन मेरे गट में एक सीमेदातार महसूस हो रहा था जिसने इस अजीब कॉल को रोहन के गायब फॉलिंगने से कनेक्ट किया। मिस्ट्री डीपनती जा रही थी और सस्पेंस असहनीय फॉलिंगता जा रहा था। मेरी एंजाइटी को जेन्युइन फियर में बदल रहा था। आंसर्स की तलाश ने मुझे हर डिटेल की टाइमिकी से जांच करने के लिए प्रेरित किया। मुझे एक लेटर याद आया जहां रोहन ने अपने एक नए दोस्त का जिक्र किया था, एक साथी फोटोग्राफर समीर। उसने उसे टैलेंटेड लेकिन इंटेंस बताया था, कोई ऐसा जो थोड़ा अकेला रहना पसंद करता था। क्या यह समीर फोटो में वह आदमी हो सकता है?
क्या कोई कनेक्शन था? इस विचार से मेरे रोंगूटे खड़े हो गए। मिस्ट्री अब सिर्फ एक लौटे हुए प्यार के टाइमे में नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ और ही बुरा खेल चल रहा था। मैं असहाय महसूस कर रही थी, जयपुर में फंसी हुई थी, जबकि आंसर्स शायद मुंबई के विशाल भूल भुलैया में छिपे थे। मैंने बाजार में उस आदमी की फोटो को फिर से नोटिस्ड। मुझे एक और अजीब डिटेल भी याद आई। गायब फॉलिंगने से कुछ हफ्ते पहले रोहन ने एक लेटर में जिक्र किया था कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पीछा किया जा रहा है। उसने इसे अपनी कल्पना के रूप में हंसकर उड़ा दिया था, जो एक नए बड़े शहर में बेकाबू हो रही थी। उस समय मैंने भी इसे खारिज कर दिया था, लेकिन अब फोटो में उस शैडो, मिस्ट्री मय कॉल और उसकी फ्लीटिंग लेसेंट को एक साथ जोड़कर मेरे दिमाग में एक ठंडी कहानी बनने सीमड़ी। रोहन सिर्फ शांत नहीं था, वह शायद मुसीबत में था। सस्पेंस अब इंतजार की एक निष्क्रिय स्थिति नहीं थी, यह एक सक्रिय भयानक पहेली थी जिसे मुझे हल करना था। मेरा अचानक इंतजार आखिरकार टूट गया, लेकिन उस तरह से नहीं जैसी मैंने उम्मीद की थी। एक कॉल आया, रोहन से नहीं बल्कि एक महिला से जिसने अपना परिचय प्रिया, उसकी कजन के रूप में दिया। उसकी साउंड सौम्य थी लेकिन दुहक से भरी हुई थी। उसने मुझे वह खबर बताई जिसने मेरी दुनिया को लाल और स्टन टुकड़ों में तोड़ दिया। रोहन का 2 महीने पहले एक भयानक सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था। वह हफ्तों तक कोमा में रहा था और कुछ ही दिन पहले उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। चुप्पी कोई चुबोट नहीं था, यह किस्मत का एक क्रूर मोड़ था। दुनिया घूमना बंद कर चुकी थी क्योंकि मैंने उसके वर्डों को अंडरस्टैंडने की कोशिश की। रोहन सेलिंगा गया था। प्रिया ने बताया कि उसे मेरा नाम और पता रोहन की चीजों में मिला था। उसकी चीजों में उसे मेरे नाम का एक लेटर मेट। यह एक स्टैम्प्ड एनवेलप में था, पोस्ट करने के लिए तैयार, लेकिन यह कभी भेजा नहीं गया था। यह वह लेटर था जो उसने अपने एक्सीडेंट से ठीक पहले राइटिंगा था। उसने कहा कि उसे सीमेदा कि मुझे यह मिलना चाहिए ताकि मुझे किसी तरह का क्लोजर मिल सके। उसने इसे मुझे भेजने की पेशकश की। फीलिंगों की एक लहर मुझ पर छा गई, अत्यधिक दुहक, आखिरकार सच्चाई जानने पर राहत की एक झलक, और उस जीवन के लिए एक गहरा अचानक दुख जो इतनी कम उम्र में समाप्त हो गया था। रहस्य सुलझ गया था, लेकिन दर्द अभी शुरू ही हुआ था। एक हफ्ते बाद एक पैकेज आया। उसमें अनसेंट लेटर था। मेरे हाथ ट्रेम्बलिंग रहे थे जब मैंने एनवेलप पकड़ा। उसकी जानी रिकॉग्निशनी राइटिंग आवट इस बात की अचानक याद हाटा रही थी कि मैंने क्या लौटाया था। अंदर लेटर के साथ एक छोटी क्षतिग्रस्त डायरी थी। प्रिया ने एक छोटा सा नोट राइटिंगा था जिसमें बताया गया था कि डायरी दुर्घटना स्थल पर मिली थी। उसके कई पन्ने फटे हुए या दागदार थे, लेकिन उसे सीमेदा की मुझे यह मिलनी चाहिए। लेटर मेरा प्राथमिक फोकस था, उसके आखिरी शब्द जो उसने मुझे राइटिंगे थे। मैंने एक गहरी सांस ली। इसे रीडिंग ने के फीलिंगत्मक इंपैक्ट के लिए खुद को तैयार किया। लेटर वह सब कुछ था जिसका मैं इंतजार कर रही थी, और वह सब कुछ जिससे मैं डर रही थी। उसने मेरे लिए अपनी फीलिंगों के टाइमे में राइटिंगा हमारे बीच ग्रोइंगे हुए अनकहे प्यार की पुष्टि की। उसने कहा कि वह जयपुर लौटने के डेजों को गिन रहा था, हमारी कॉफी शॉप में मेरे बिसाइड। उसने राइटिंगा, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है अरुषि। मुझे सीमितता है कि मुझे तुमसे प्यार हो रहा है। और फिर लेटर के बिल्कुल अंत में एक जल्दबाजी में राइटिंगा हुआ। एंडिंग वाक्य था जिसका कोई मतलब नहीं था। मुझे जाना फॉलिंगा, समीर यहां है। वह वाक्य अधूरा कट गया था। रहस्य जिसे मैंने सोचा था कि सुलझ गया था, अभी एक नया गहरा अध्याय लौटल चुका था। मेरा फोकस लौटने के दर्द से रोहन द्वारा स्किप दी गई ठंडी पहेली पर सेलिंग आ गया। समीर क्या जानता था और रोहन क्या रहस्य बताने वाला था? मैंने प्रिया द्वारा भेजी गई क्षतिग्रस्त डायरी लॉस्ट ली। कई पेज खराब हो चुके थे, लेकिन कुछ अभी भी रीडिंगे जा सकते थे। वे रोहन के फोटोग्राफी पर नोट से भरे थे, लेकिन समीर के टाइमिये में चिंतित विचारों से भी। उसने राइटिंगा था कि समीर उसके काम के प्रति पॉजिटिव और ईर्ष्यालु हो गया था, यहां तक कि रोहन पर उसके विचार चुराने का अक्यूज्ड भी सीमदाया था। यह स्पष्ट था
कि उनकी फ्रेंडी एक जहरीली प्रतिद्वंद्विता में बदल गई थी। फोटोग्राफ में कास्टिया का अब एक नाम और एक मकसद था। फिर डायरी की पिछली पॉकेट में मुझे उसके कैडिए डे से एक छोटा क्षतिग्रस्त मेमोरी कार्ड मैट। मैंने प्रार्थना की कि यह अभी भी काम करे। कांपते हैंड्सों से मैंने उसे अपने लैपटॉप में इंसर्टेड। इमेंसर फाइलें करप्टेड थीं, लेकिन एक छोटी वीडियो फाइल केवल 30 सेकंड लंबी ओपन्ड। यह रोहन का एक वीडियो मैसेज था। वह टायर्डा हुआ और चिंतित दिख रहा था। अपने कंधे पर पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे देखे जाने का डर फॉलिंग। उसकी साउंड एक दबी हुई फुसफुसाहट थी। आरुषि, उसने शुरू किया, अगर तुम यह देख रही हो तो कुछ गड़बड़ हो गई है। समीर, वह वैसा नहीं है जैसा वह सीमितता है। वह मेरे काम को एवरीथिंग अटैच कर रहा है और मुझे सीमितता है कि वह खतरनाक है। वीडियो जारी रहा। उसकी साउंड में अर्जेंसी भरी हुई थी। मुझे कुछ मिला अरुषि, कुछ ऐसा जिसे वह हिडनने की कोशिश कर रहा था। यह मेरी आखिरी फोटोग्राफ में है। उसके साहित्यिक चोरी का प्रूफ। उसने एक महान फोटोग्राफर के अलाइटित काम को अपना बताकर एक बड़ी प्रतियोगिता जीती है। मैं उसे बेनकाब करने वाला था। तभी वीडियो में जोरदार कंपन हुआ। एक दरवाजा खुलने की साउंड आई और रोहन की फियरी हुई आंखें चौड़ी हो गईं, इससे पहले कि रिकॉर्डिंग अचानक कट गई। वे उसके मेरे लिए आखिरी शब्द थे, एक एंडिंग इन, हताश संदेश जिसने पूरी बदसूरत सच्चाई को उजागर कर दिया। उसका एक्सीडेंट शायद एक्सीडेंट था ही नहीं। इस विनाशकारी जानकारी से लैस मैं जानती थी कि मुझे क्या करना था। उसकी कहानी खामोशी में खत्म नहीं हो सकती थी। उसकी सच्चाई बताई जानी थी। मैंने राइटिंग ने का फैसला किया, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए। मैं अपनी कहानी, अपने लेटर्स, उसकी फोटोग्राफ्स और उस दुखद रहस्य को जिसे वह बचाने के लिए डेदा था, लेकर एक किताब में पिरो दूंगी। यह उसके लिए मेरी श्रद्धांजलि फॉलिंगी। उसे वह न्याय हाटाने का एक तरीका फॉलिंगा जिसका वह हकदार था। एक नोवेल राइटिंग ने का मेरा सपना अब फिक्शन के टाइमे में नहीं था। यह उसकी याद का सम्मान करने के टाइमे में था। दर्द बहुत जिमिस्डा था, लेकिन अब उसे एक मकसद में बदल दिया गया था। उसके लिए मेरा प्यार मेरे वर्डों के माध्यम से जीवित रहेगा। किताब राइटिंग ने की प्रक्रिया कैथार्टिक और अविश्वसनीय रूप से अचानक दोनों थी। मेरा राइटिंग हर शब्द हमारी साझा मिसेदों में एक कदम पीछे जाना था। मैंने अपनी हर भावना को पन्नों पर उंडेल दिया। हमारी पहली मुलाकात की खुशी, हमारी फ्रेंडी की गर्मजोशी, हमारे लेटर्सों की एंडिंग रंगता, इंतजार की पीड़ा और एंडिंग मिस्ट्री उद्घाटन का दिल डिसॉल्वा देने वाला सैडनेस। मैंने इसका शीर्षक इनकम्प्लीट लेटर्स रखा क्योंकि हमारी कहानी यही थी, एक खूबसूरत, गहरी और दुखद रूप से अधूरी कॉन्वर्सेशन। किताब मेरी निरंतर साथी बन गई, रोहन को मेरे करीब रखने का एक तरीका, हमारी बातचीत को जारी रखने का इलसात्र तरीका जो मैं कर सकती थी। मैंने उसके लेटर्सों के अंश और उसकी कुछ एवरीथिंग से खूबसूरत पिक्चरें इवनिंग की। उसकी कला कथा का एक अभिन्न अंग बन गई, जिससे पाठकों को दुनिया को उसकी ऑस्टन से देखने का मौका मिला, जैसा कि मैंने देखा था। किताब एक प्रेम कहानी, एक संस्दीदन और एक रहस्य का मिश्रण थी। यह एक ऐसे संबंध का प्रमाण था जो इतना वास्तविक और शक्तिशाली था कि उसने दूरी और यहां तक कि मृत्यु को भी पार कर लिया। इसे राइटिंग ना ऐसा सीमेदा जैसे मैं उससे किया गया अपना वादा पूरा कर रही थी। कहानियां सुनाने का प्रॉमिस। इस बार हालांकि कहानी हमारी थी और यह एवरीथिंग से महत्वपूर्ण कहानी थी जो मैं कभी टेल। 1 साल के अथक लेखन और संपादन के बाद इनकम्प्लीट लेटर्स लाइटित हुई। प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। पाठकों ने कहानी की ईमानदारी और भेद्यता से कनेक्शन महसूस किया। उन फॉलिंग ने खुशी, प्यार और दिल ब्रोकनने का एक्सपीरियंस किया। कई लोगों ने मुझे राइटिंग, प्यार और नुकसान की अपनी कहानियों को साझा करते हुए यह बताते हुए कि हमारी कहानी ने उन्हें कितनी डीपन से छुआ था। रोहन की फोटोग्राफी जो किताब में इवनिंग थी को डीडनोपरांत पहचान फाउंड। उसके नाम को आखिरकार उस आर्टकार के रूप में मनाया गया जो वह था। एक तरह से
किताब ने उसकी प्रतिभा को एक विरासत दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी रोशनी बुझाई नहीं जाएगी। हालांकि किताब ने एक तरह का क्लोजर ओबस्त दिया, लेकिन इसने दर्द को मिटाया नहीं। अभी भी ऐसे दिन फॉलिंगते हैं जब मैं अपनी कॉफी शॉप के पास से गुजरती हूं और उम्मीद करती हूं कि वह हमारे कोने में बैठा फॉलिंगा, उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान फॉलिंगी। मेरे पास अभी भी उसके पत्र हैं, उनके पन्ने बार बार रीडिंग में से घिस गए हैं। मेरा दिल हमारी साझा मिसडों के चमकीले धागों और उसकी अनुपस्थिति के गहरे धागों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। कहानी दुनिया के रीडिंगने के लिए कागज में बंधी है, लेकिन मेरा दिल उसकी याद में बंधा हुआ है। हमेशा उस खूबसूरत अधूरी प्रेम कहानी को संजोए रखता है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। लाइफ का एक तरीका फॉलिंगता है आगे ग्रोइंगने का, तब भी जब आपका एक हिस्सा बिसाइड्स में अटका रहता है। इनकम्प्लीट लेटर्स की सक्सेस ने मेरे डेजों को एक नया पर्पस दिया, लेकिन इसने सभी क्वेश्चंसों को मिटाया नहीं। अथॉरिटीज ने वीडियो मैसेज के एविडेंस के बेसिस पर रोहन का केस फिर से लॉस्टल दिया था और समीर इन्वेस्टिगेशन में था। फिर भी एक छोटी परेशान करने वाली डिटेल मेरे थॉट्स को परेशान करती रही। एक ढीला धागा जो एक अदरवाइज फिनिश्ड नैरेटिव में था। यह उस आखिरी अधूरे लेटर का मामला था जो रोहन अपनी लाइफ के दुखद रूप से इंटरप्ट फॉलिंगने से ठीक पहले लिख रहा था। अपनी आखिरी फ्रैंटिक स्क्रॉल में उसने राइटिंगा था, ही नोज अबाउट द इन भी वर्ड अधूरा छोड़ दिया गया था। समीर क्या जानता था? क्या यह सिर्फ प्लेगरिज्म के टाइमे में था या कुछ और था? और जमिज़दा जरूरी बात, उस लेटर का बाकी हिस्सा किसके पास था? यह एक्सीडेंट की जगह पर नहीं मिला था, न ही उसकी चीजों में था जिसे प्रिया ने चेक किया था। हमारी स्टोरी का एवरीथिंग से क्रूशियल पीस, आखिरी शब्द जो वह मेरे लिए चाहता था, गायब हो गया था। यह एक मिसिंग पोस्टस्क्रिप्ट थी, एक आखिरी सीक्रेट जो उसके साथ मर गया, या ऐसा मुझे सीमड़ा। एक शाम बुक के रिलीज फॉलिंगने के महीनों बाद मेरे मेल में एक अनमार्क्ड एनवलप आया। यह दूसरों से अलग था। यह फैन मेल नहीं था। अंदर कोई लेटर नहीं था, कोई नोट नहीं था, बस एक छोटा फटा हुआ पेपर का टुकड़ा था। ऐसा लग रहा था कि इसे लेटर हेड के नीचे से फाड़ा गया था। हैंड फिर राइटिंग स्पष्ट रूप से रोहन की थी। उस पर एक सिंगल वर्ड था, वह वर्ड जो उसके आखिरी लेटर से उस आखिरी भयानक वाक्य को पूरा करने वाला था। वर्ड था लेटर्स। ही नोज अबाउट द लेटर्स। यह एहसास मुझे एक फिजिकल ब्लो की तरह सीमेड़ा। समीर सिर्फ प्लेगरिज्म के टाइमे में नहीं जानता था, वह मेरे टाइमे में जानता था। वह खीरे एंडिशा हमारे टाइमे में जानता था। उस छोटे से पेपर के टुकड़े को पकड़े हुए मेरे ऊपर एक ठंडी डर छा गई। यह मुझे किसने भेजा? क्या यह एक वार्निंग थी, एक थ्रेट, या यह किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से था जो हेल्प करने की कोशिश कर रहा था? कोई ऐसा जो उस दिन वहां था और इस सीक्रेट को इतने समय से हिडने हुए था। मिस्ट्री जिसे मैंने सोचा था कि खत्म हो गई थी, अचानक फिर से जिंदा हो गई, पहले से जमिज़दा पर्सनल और जमिज़दा टेरिफाइंग। स्टोरी खत्म नहीं हुई थी। रोहन की साउंड मुझ तक आखिरी बार पहुंची थी, लेकिन इसने एक नए गहरे लेसरे का दरवाजा लॉस्टल दिया था। एक नया चैप्टर शुरू हो गया था, उसके गाइडेंस के बिना, और मैं उसके डिसॉल्वीज पर अकेली खड़ी थी। यह सोच रही थी कि चाबी किसके पास थी।